जय हिंद दोस्तों, इट इज लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए, आपका डे 2 का आपका पार्ट 2 रहेगा। ऑलरेडी आपका कंप्लीट कर दिया गया, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका पार्ट 2 ये चल रहा है आपका बीपीएससी 70 तो बीपीएससी टीआरई 3 और बिहार एसएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बिहार से संबंधित जितने भी एग्जामिनेशन हो या जहाँ भी हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, जीके जीएस आता है, तो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। टॉपिक आज जो हम कवर करने जा रहे हैं आपको बताना चाहेंगे। दे सकते हैं आपका डे 1 पूरा कंप्लीट कर दिया गया, जिसमें आप हम लोगों ने चर्चा किया भारत में यूरोपियन का आगमन। विस्तार से हम देखें क्वेश्चन को। भारत के गवर्नर जनरल वायसराय और 1757 से लेकर 1856 तक के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डे 1 में आपका कंप्लीट कर दिया गया है। प्ले लिस्ट उसका बना दिया गया, उसको जाकर देख सकते हैं। आज डे 2 में देखेंगे 1857 का महान क्रांति, इस भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, भारत में श्रम संघ जितने भी आंदोलन हुए थे उसके बारे में जानेंगे। कल के डेट में हम जानेंगे भारत में 1857 के बाद में प्रमुख कृषक आंदोलन जितने हुए, भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व नीति एवं ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी का जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किया उसमें भी, या फिर आपके पास स्पेक्ट्रम का बुक हो तो उसमें भी देख सकते हैं। उसको आप बाद में देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन को देखिए, आपको कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने आप लगा पाते हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा 1 मिनट का, उसके बाद आप लगा के कोशिश कीजिएगा कितना सही होता है। चलिए, कल तक मैंने 11 क्वेश्चन आपका डे 2 का कंप्लीट कराया था। आज 12वें नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सबसे पहले यहाँ चल जाएंगे। असत्य को पूछ रहा है, यानी गलत चीज़ों को पूछ रहा है। 1857 की क्रांति दिल्ली से शुरू हुई है, बिल्कुल नहीं, ये मेरठ से शुरू हुई थी। इसकी व्याख्या जो हम अच्छे से करेंगे, तो ये मेरठ से शुरू हुई है, गलत है आपका। तो पहला ही आपका एक सही हो गया। अब दूसरा देखेंगे, मंगल पांडे का 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI रेजिमेंट था, तो ये आपका सही है। तो मात्र और मात्र एक गलत पाया गया, वो है आपका पहला ऑप्शन। तो आई होप कि केवल ए इसका सही होगा। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा आप लोग को। इसकी व्याख्या हम इसको थोड़ा जान लेते हैं। व्याख्या जानने से ये फायदा होगा, आने वाले क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 10 मई को स्टार्ट हुआ था, कहीं कहीं 11 मई भी मेंशन किया गया, तो आप 10 मई 11 मई दोनों में कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से आज़ादी की पहली लड़ाई की शुरुआत हुई थी। तत्कालिक कारण जो बताई गई थी, वो इन्फ्लेंट राइफल में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग हुआ था। चलिए एक बार वॉइस चेक कर लेते हैं। इज इट वॉइस ओके और नॉट? यस, इज नाउ ओके। कुछ छावनियों ने मिशनरियों को ईसाई धर्म के प्रचारक की पूरी छूट दी थी, और कुछ छावनियाँ इन द सेंस कि आपके जितने भी अभी आप देख सकते दिल्ली में होगा छावनी, या फिर आपके दानापुर में, पटना के आसपास में छावनी पड़ती है। छावनी मतलब कि आर्मी का जो या फिर पुलिस का एक गच्छा होता है, इसको कहते हैं छावनियाँ। तो मिशनरियों को ईसाई धर्म प्रचार की पूरी छूट दे दी गई थी, कुछ कुछ छावनियाँ। इसी कारण से सिपाहियों को धार्मिक भावनाओं में इससे ठेस पहुंच रही थी। ये सारे रीजंस थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ था? तो क्वेश्चंस ध्यान से पढ़िएगा, नहीं जुड़ा हुआ है ये जाना है। कर्नल सेठ लेगर का, या लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्बस का, या कर्नल वेलेस का। इनमें से हम किसी का नाम नहीं सुने हैं। जब भी मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाया या स्पेक्ट्रम का आपको मैंने नोट्स दिया है, उसमें आपको कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। तो ये आपको उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में सभी हैं, तो दे सकते हैं। इसका कहाँ कहाँ पर यूज हुआ है तो जानते हैं। उपयुक्त में से किसी व्यक्ति का 1857 के विद्रोह में संबंध नहीं रहा है, और केंद्र जो है आपका, और इसको जानते हैं, दमनकर्ता कौन है, विद्रोही नेता कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होती है, इसलिए व्याख्या को हम आसानी से और तेजी से अच्छे से हम आप लोग को बताते हैं। दिल्ली में जो है विद्रोही नेता रहे बहादुर शाह जफर और वक्त खां। यही 9 मई को स्टार्ट हुआ था। उसके अगले दिन 11 मई को यहाँ पहुँच गया था, और यहीं से इनको बना दिया था नेता। यहाँ पर सब जो विद्रोही या सैनिक जो विद्रोही जो थे यहाँ पहुँचे, वो आकर बोलते आप नेता बनिए, इसको लीड कीजिए। बट इन्होंने बोला मैं इतना एज को हो चुका हूँ, बुढ़ा हो चुका, मेरे शरीर में जान नहीं, मेरे पास हथियार नहीं है, वो पैसा नहीं है, मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुका हूँ, शोषण कर चुका है सारा ब्रिटिश यानी अंग्रेज, तो मैं क्या कर सकता। फिर भी बोला कि नहीं, आप ऑलरेडी राजा थे, तो आप बस नाम आपका होना चाहिए, बाकी मैं सारा काम करूँगा। तो इन्होंने बुलंदी यानी कि वहाँ से पत्र लिख करके और भी जितने भी राजाओं को बुलाने का काम किया था बहादुर शाह जफर। हालांकि उनके बाद इनको लगा भी था कि क्यों मुझे इसमें फंसा रहे हो, एज ए एक
जिनकी आखिरी सांसें होती है 5 साल 10 साल बचा हुआ, तो सोचता है कि शांति से गुजर जाए, क्यों लास्ट समय में मुझे इधर उधर भटकाओगे, मार खिलाओगे। यही बाद में यही हुआ भी। वक्त खां जो है, और इसको दमन करने वाला कौन था? निकलसन हडसन्स था। निकलसन हडसन्स ने करवाया था। ठीक है, कानपुर में चलते हैं। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे थे। तात्या टोपे, और इसको दमन करता था। कानपुर से याद रखिएगा, कोशे कानपुर, कौन से? कैंपबेल। ठीक है, कैंपबेल से नाम याद रखिएगा। कानपुर, कोशे कैंपबेल याद रखिएगा। क्वेश्चन जरूर आता है इससे क्वेश्चन, जब एग्जामिनेशन में प्रेशर रहेगा 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने का, तो ये सारी चीज़ें जो मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ या जो आपको एक एक कहानी के रूप में बता रहा हूँ, वहाँ पर क्लिक करेगा। आपको बार बार सुनिए इन सारी चीज़ों को। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, और इसको हीरोज, और हीरोज ने ही कहा था कि ये एकमात्र मर्द जिससे मैंने फाइट किया है, और इन्हीं के लिए वो वक्तव्य बोला था रानी लक्ष्मीबाई के लिए। जगदीशपुर, ये जगदीशपुर कहाँ? बिहार का है। कुंवर सिंह, विलियम टेलर और बेसेंट अय्यर, दो लोग इनको मिलकर हराने की कोशिश किया, हालांकि फिर भी इनके हाथों ये इनको मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ था, वीरगति को प्राप्त नहीं होती। इनकी मृत्यु मतलब घायल होने के कारण कुछ दिनों के बाद 1858 में 58 में हुआ था। 1858 में। डेट आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, कौन सी घटना थी? कानपुर में विद्रोह या नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल का द्वारा अवध पर नेतृत्व करना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, या झांसी की रानी का विद्रोह। तो सबसे पहले कौन सा घटना घटी थी? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बताइएगा ABCD 14 नंबर का क्या सही होगा। चलिए बताते हैं हम। तो सबसे पहले घटना हुई थी, सैनिकों ने किया था। क्या किया? सैनिकों ने। देख सकते हैं सी ऑप्शन से आपका, सैनिकों ने। और ये डेट का बारे में कन्फ्यूजन होता है, मैं आपको इसमें क्लियर कर दूंगा। सैनिकों ने क्या किया था? 9 मई 1857 को जला दिया। उसका मेरठ से अगले दिन पहुंच करके 10 मई, कहीं 11 मई मेंशन रहता है, 11 मई को दिल्ली के लाल किला में आकर के झंडा गाड़ दिया, और इनको बोला था कि इनको बहादुर शाह जफर को कि आप नेता लीड कीजिए, बस नाम आपका होगा, काम हम करेंगे, बस यही। 11 मई को ये विद्रोही ने दिल्ली के लाल किले पर अधिकार कर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। फिर से सम्राट हम आपको बनाते हैं, बनिए, काम कीजिए, मतलब कि सर आपका नाम होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 70 प्लस हो चुके थे काफ़ी एज, फिर भी इन्होंने लीड किया, दैट्स अ गुड थिंग्स। और इससे एक संदेश और भी गया कि उसमें अंग्रेजों ने फूट डालो राजनीति का जो बीज था, उसमें सब समझते थे सिर्फ हिंदुओं के बीच में ये फैला हुआ, या फिर सिर्फ मुस्लिम कहीं जगह। जब ये इन्होंने लीड किया तो फिर से वो लगा कि फिर से हमारे जो बादशाह थे या मुग़ल सल्तनत का कोई लीड कर रहा है, तो हिंदू मुस्लिम में एकता को देखने को मिला था। तो काफ़ी सोची समझी विद्रोही या जितने भी सिपाहियों का ये था, ये सारा दिमाग था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 जून को 1857 को, देखिए एक एक चीज़, घटना ये मत सोचिए कि आज से 150 साल पहले ये घटना घटी है, घटना सोचिए कुछ दिन पहले की है, बस आप उस पर चले जाइए, तो सोचिएगा, समझिएगा और कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हिस्ट्री पढ़ना बहुत अच्छा, बहुत आसान है, डेट तिथि ये सबसे कोई चीज़ से घबराना नहीं है। 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह की शुरुआत हुई और नाना साहब ने कमान संभाला। फिर 4 जून को क्या हुआ? 1857 को बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत की। तो ये सारे बता रहे हैं कहाँ से क्या है। 5 यानी बेगम हजरत महल का क्वेश्चन आएगा तो लखनऊ, और कानपुर से आपका नाना साहब और तात्या टोपे थे। तात्या टोपे की हेल्प हालांकि रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, रानी लक्ष्मीबाई को तात्या टोपे ने हेल्प किया था। 4 जून को 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था। तो ये सारे रीजन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा आराम से करेंगे। मेरा मानना है कि आप स्लो पढ़िए, स्लो एंड स्टडी। आपने एक कहावत भी सुना होगा, कछुए की या खरगोश की कहानी, स्लो एंड स्टडी बीन्स द रेस। बार बार कई लोग हुए हैं, कई लोग का मैं यही सेट देख रहा हूँ, वो फटाफट A B C टिक इस लगा कर जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को क्या समझ आ रहा है कुछ भी नहीं पता चल रहा। कम पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, मेरा ये मानना है। बाकी आप लोग विचार अपना प्रकट कर सकते हैं। इन शासकों ने एवं सरदारों ने तरंग रोधकों का कार्य किया था, अन्यथा इनसे हमें एक झोंके में ही बहा दिया होता।
ये 1857 के विद्रोह के असफल होने पर किस अंग्रेज व्यक्ति ने यह टिप्पणी की थी? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका हो सकता है आने वाले एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिले, VVI मान लीजिए। ये आपका किसका करना है? तो लॉर्ड कैनिंग का करना है। ये डरता था, इसको लग रहा था कि डर क्या है, डर इसमें दे सकते हैं। इन शासकों एवं सरदारों ने तरंग रोधकों का कार्य किया था। तरंग रोधक मतलब समझ सकते हैं, एक तरह से अगर ये अंग्रेजों को जितने भी जमींदार हैं, साहूकार हैं, जितने लोगों ने सपोर्ट किया था, अगर वो तरंग रोधक के रूप में एक नहीं रहते आगे, तो उसी समय 1857 में ही शायद हमें आज़ादी भारत को मिल गई होती। अन्यथा इनसे हमें एक झोंके में ही बहा दिया होता 1857, क्योंकि उनकी संख्या कितनी थी? चंद हजारों में संख्या थी, हमारे लाखों में थी, करोड़ों में संख्या थी। सोच सकते हैं, अगर एक एक हाथ, एक एक अंगुलियां भी मारेंगे ना, तो वो उसी समय बाहर हो जाते। लेकिन कमी थी एकता की, कमी थी वो सुदृढ़ता की, कमी थी वो संगठन की। तो ये सारे रीजन्स के कारण हम लोग बिखरे हुए थे, अलग अलग राज्यों और अलग अलग प्रांतों में बिखरे हुए थे, और जिसके कारण असफल हुआ था 1857 की क्रांति। और ये लॉर्ड कैनिंग का करना था। वही लॉर्ड कैनिंग है जो बंगाल भी आगे चीज़ें इसके बारे में बताएंगे, लॉर्ड कैनिंग के बारे में। 1857 के विद्रोह के असफल होने पर वो तत्कालिक गवर्नर उसमें जो था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन था उसमें, बंगाल के विभाजन में जो अभी बोलने वाले थे उसको बातों को ले रहे थे। लॉर्ड कैनिंग जो है 18 को कैनिंग में ये टिप्पणी दी थी 1857। जेम्स आउटरम और टेलर 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड आती है। जेम्स और आउटरम ने क्या कहा था, कई लोगों ने क्या क्या वक्तव्य कहा था, तो ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। अब जो बातें आप लोग को तोड़ने के लिए बोलेगा तो कुछ कोई ना कोई अंग्रेज ही बोलेगा, तो इस तरह से आपको एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड कभी भी किसी एग्जामिनेशन में आपको गारंटी बता रहा हूँ, अगर आपको 120 नंबर में जा रहा है, किसी को भी 50, 60, 70 से ज़्यादा, मैं भी 70 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 70 से ये नहीं कर सकता मैं 70 लगा खाया हूँ, 70 का 70 सही है। बाकी के जो 30 नंबर या 40 नंबर जो लाता है ज़्यादा, 150 में भी मान लीजिए आपका 30-40 नंबर, वो एलिमिनेशन मेथड या तुक्का या जितने भी आप NCERT या CERT पढ़ा है उसके जो कॉन्सेप्ट बन चुके होंगे, स्टोरी फॉर्मेट बन चुका है, जिसी की बेसिस पर कोई 110 नंबर, कोई 112 नंबर, कोई 130 नंबर, जिसके नेगेटिव होते हैं, जो बार बार रिविजन नहीं करते हैं, वो जिसके कॉन्सेप्ट नहीं हो, जिसके रूट नहीं उसको पता होता है, तो वो उनको फिर वो नेगेटिव लेकर चले जाते हैं। 70 तो सही सभी का होगा, बाकी इस पर 30 नेगेटिव ले लो, कितना पहुंच जाएगा आप खुद समझ सकते हैं। 10 नंबर और ले लीजिए तो 60 पर आके बच्चा टिक जाएगा। और यही 30 में से कई लोग हैं 40 का टिक लगाया और एलिमिनेशन मेथड लगाया, तो उनके 40 में से 30 सही हो गया। 30 सही हो गया, 120, 10 नंबर अगर 3-4 नंबर इधर उधर हुआ तो भी आपका 95 प्लस नंबर बन रहा है। सिलेक्शंस हो गया, PT निकल गया, आगे बढ़ गए। और कई जगह जहाँ बिहार टीचर्स हैं उसमें तो और कोई दिक्कत नहीं, एक ही एग्जामिनेशन है, आप आगे बढ़ते चले जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए। TR होम्स ने विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध बताया था। अच्छी बात है अच्छी बात है कि बोल रहा हूँ। TR होम्स ने बताया था बर्बरता, किसको बर्बरता बता रहा है और किसको सभ्यता बता रहा है, कुछ समझ सकते हैं। अपने आप को सभ्य बना रहा है, सभ्य मानने की कोशिश कर रहा है। अब खुद सोचिए, जिसको खुद पैंट पहनने का ना लूर हो, जिसको शर्ट पहनने का लूर ना हो, जो नंगो पंगू घूमता हो, वो हमें बर्बरता का ज्ञान देगा, वो हमें सभ्यता का ज्ञान देगा। हाउ इज इट पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट है, डिज़रायली ने विद्रोह को राष्ट्रीय संघर्ष कहा है। तो ये सारे वक्तव्य को फिर से 2 से 3 बार आपको रिपीट करा देता हूँ, आपको यही पर याद हो जाए। ये मेरा मकसद नहीं होता कि किसी वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, बस एक बार देखिए, काम खत्म कीजिए। चलिए, तो जेम्स एंड आउटरम का कहना था हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है। TR होम्स ने है बर्बरता और सभ्यता का बीच का युद्ध है। डिज़रायली ने कहा था राष्ट्रीय संघर्ष कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 50, 60, 70 ऑलमोस्ट देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं इसमें। सारे क्वेश्चन सब व्याख्या के साथ हम आपके समकक्ष रहेंगे उपलब्ध, कोशिश करेंगे इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाए। ऑलमोस्ट आपका 73 क्वेश्चन हैं, तो कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के निम्न परिणामों में से कौन से परिणाम भारतीयों के लिए सकारात्मक एवं ऊर्जा देने वाले नहीं थे? याद रखिएगा क्या पूछ रहा है, नहीं थे। तो क्या थे, ऑप्शंस पढ़ते हैं। इससे भारतीयों के मनोबल में वृद्धि हुई, ये तो ठीक है। नहीं थी हमको पूछना है, इससे भारतीयों में एकता की भावना बढ़ी। उनको थोड़ा मनोबल इसलिए बढ़ा कि 1857 में एकजुटता नहीं होने के कारण भी कोई संगठन नहीं था कांग्रेस जैसा, जो कि 85 में आया, 1885 में।
तो उसके बावजूद भी हम काफ़ी प्रभावित कर पाए। कई जगह तो ऐसे हैं, वीर कुंवर सिंह या रानी लक्ष्मीबाई, कई ऐसे जगह जहाँ झंडा गाड़ दिए थे कि साल-साल बाद, 6-6 महीना, 3-3 महीना, 4-4 महीना तक सिर्फ उन्हीं का राज चल रहा था उस क्षेत्र में। तो अगर पूरे संगठन, पूरे भारत, जितने भी अखंड भारत है, अगर एकजुटता के साथ अगर वहाँ पर खड़ी हो जाती तो वो बात ही कुछ और थी। इसी से इनका, भारतीयों का एक मनोबल हुआ कि नहीं, अगर हम कुछ और अपनी रणनीतियों में चेंज करके एक एकत्रित होकर के एक संगठन के रूप में हम करेंगे, तो इनका मनोबल यहाँ से बढ़ता चला गया कि हम तब करेंगे। जब छोटी मोटी घटना से, छोटी मोटी कहीं आज मेरठ में हो रही है घटना, तो कल दिल्ली में हो रही है, कल यहाँ पर हो रही है, कल यहाँ पर आपका बिहार में हो रहा है, कल यूपी में, लखनऊ में हो रहा है। तो ये घटना, और तब की साउथ इंडिया ने इसमें अछूता रहा है, उसमें कोई भी प्रभाव पड़ा ही नहीं, तो भी हमें इम्पैक्ट कर पाए थे। अंग्रेजों की नेक्स्ट हम करते हैं, इससे भारतीयों में एकता की भावना भी बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी। इस नेक्स्ट है, इससे भारतीयों में राजनीतिक जागृति भी बढ़ी, राजनीतिक भी जागृति बढ़ी, जिससे आपका कांग्रेस का जन्म भी हुआ था। अब थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, अंग्रेजों की देसी राजाओं से मित्रता को बढ़ावा मिला। बिल्कुल ही नहीं, इसके बाद देसी राजाएं समझना शुरू कर गए कि ये साले हमारे नहीं होंगे, ये हैं अंग्रेज व्यापारी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा खोजेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देसी राजाओं से मित्रता को बढ़ावा दिया। यह भारतीयों के लिए नकारात्मक परिणाम रहा। ठीक है, ये मित्रता को बढ़ाया, जो कि भारतीयों के लिए सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव यही रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1857 की क्रांति के परिणामों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, और क्या कहना है, यहाँ सत्य को पहचानना है। तो विचार करते हैं। इस विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा है कि ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है भारत में समाप्त कर दिया और ब्रिटिश क्राउन को भारत का सम्राट बना ले आया। बिल्कुल ये सही है। यहाँ से जितने भी शासन जो चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको ख़त्म करके अब सारे चीज़ें जो चल रहा था लंदन भेज दिया। जो भी चीज़ें, जो भी कानून होगा, जो भी लॉ बनेगा, वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत में धर्म परिवर्तन पर अंकुश लगाया। जो ईसाई धर्म को परिवर्तन करवा रहे थे बहुत जोरों शोर से, 1813 से जब से ये चालू हुई थी, और ये कंटिन्यू समझ सकते हैं 1853 तक चला, लगभग 42-43 साल तक। तो ये इस पर एक अंकुश लगा था। नहीं तो सोच सकते हैं अगर ये और भी सालों तक चलती तो जितनी जनसंख्या अभी देख रही जा रही है ईसाइयों की, वो धर्म परिवर्तन के कारण जितने भी हिंदू मुस्लिम या कन्वर्टेड हुए हैं, तो शायद उनकी संख्या आज उतनी भी नहीं होती जितने आज लोग। वो गजब का, मुझे से मुस्लिम का तो दिखता है कि हाँ यहाँ पर ये इनका ये रीजन है। वो लोग दिखाएंगे भी नहीं, चेहरे पर वो ना दिखाएंगे, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा वो रहते हैं। तो इसका आंसर दोनों सही है। ठीक है, सी ऑप्शन। 1857 के विद्रोह के प्रमुख परिणाम इस प्रकार रहे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन ने भारत के समांतरी तत्वों से, जैसे राजा रजवाड़ों, जमींदारों के प्रति अपनी नीति में बदलाव किया। इन्हें नाराज करने की जगह इन्हें सहयोगी बनाने का जोर दिया। अब उन्होंने सोचा चलो शासन पता है इतना, ये लोग जोर लगा रहे हैं, तो हमको किसी न किसी दिन तो बोरिया बिस्तर बांध करके भागना ही पड़ेगा। तो अब इन लोगों को, राजाओं को छोड़ दिया था, उस पर प्रतिबंध लगाना, इससे टैक्स लेना, वो सारी चीज़ें, या फिर उसमें धर्म में हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना, वो सारी चीज़ें इन्होंने छोड़ दिया था। इस विद्रोह का एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम ये रहा है कि सैन्य संगठन में भी बदलाव हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आता है। यूरोपीय और भारतीय सैनिकों, यूरोपीय मतलब अंग्रेज सैनिकों का अनुपात जो है 1:2 निश्चित किया गया। पहले जो था, उच्च वर्ग के हिंदुओं की सेनाओं में भर्ती बंद कर दी गई थी, क्योंकि उच्च वर्ग शिक्षित थे और वो समझते थे कि नियम कानून क्या है। तो अब एक यूरोपियन पर 2 भारतीय होते थे, 50%। सिंपल भाषा में कि 1 मतलब 2, मतलब कि 2 अगर भारतीय हैं तो उस पर 1 अंग्रेज रहेगा खड़ा। तोप खाने की अब व्यवस्था जो है, क्योंकि तोप खाने यूरोपियों के हाथों से, हाँ, यूरोपियों के लोगों के हाथों में चली गई, अंग्रेजों के हाथों में चली गई। वो लोग समझते थे कि ये तो अकेला ये भाले से लड़ रहे हैं। लक्ष्मीबाई के कभी आपने देखा है कि हथियार बंदूक लेकर के लड़ रहे हैं? नहीं आए थे, वहाँ भाले से लड़ रहे हैं, तलवार से लड़ रहे हैं। तो वो खुद समझते थे कि एक भारतीय यहाँ तोप के समान है, अगर उसको तोप के सुरक्षा के लिए दे देंगे, व्यवस्था करने के लिए, तो 2 तोप मिल जाएगा तो क्या होगा, तो फिर तो हमारा खटिया खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने तोप की व्यवस्था है सिर्फ यूरोपियों के पास दे दिया।
सोच सकते हैं कितनी खराब मानसिकता उन लोगों की थी और कितना डर था। एक मैंने आपको लास्ट वीडियो में पेपर 1 में बताया कि मात्र 13 साल की लड़की जो कि मणिपुर अपना नॉर्थ ईस्ट की है, उस पर 14 साल की सज़ा लगा दिया था। उससे डर था 13 साल की बच्ची से, लड़की, महिला, लड़का भी नहीं, महिला से। ये सारी चीज़ें हैं, डरपोक हमेशा रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग पर राज कर पाया 2 साल, इसलिए फूट डालो, राजनीति करो दिमाग से, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे चलते हैं। और अंत में इस विद्रोह ने यूरोपीय और भारतीय समुदायों के मध्य अविश्वास, घृणा एवं शत्रुता को बढ़ावा दिया। सिर्फ और सिर्फ अंदर से, चेहरे पर कुछ और है, अंदर से कुछ और, यही सारी चीज़ें हैं। चलिए उसमें अगर कहावतें निकलेंगे, हर दिल एक छला है, कहाँ हिंदू है कहाँ मुस्लिम है, हर किसी को ये छला है। किसने छला है? तो इन लोगों ने छला है। चलिए 1857 की क्रांति के परिणामों पर विचार करें। भारतीय सचिव के साथ 10 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना की गई। तो क्या ये सही है? ऐसा कुछ नहीं होता। सैन्य पुनर्गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया था, ये ठीक है। और भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया गया था। मैंने अभी बताया, पहले 5 में से 1 होता था, अब 2 में से 1 कर दिया। ये सारी चीज़ें तो कौन सा है? 2, 3 इसमें सही है, सी ऑप्शन से। इसकी व्याख्या को हम अच्छे से जानते हैं। टाइम लगेगा, समय लगेगा, कई लोग को लगता होगा, तो आप स्पीड थोड़ा बढ़ा करके सुनिए, सुनना पड़ेगा। सुनिएगा आपके 2-4 क्वेश्चन और ज़्यादा बन जाएंगे। अदरवाइज क्या लगता होगा मन में, मस्तिष्क में ये रहता है कि मैंने 1857 पढ़ लिया है, सुन लिया है, ख़त्म कर लिया है, लेकिन जब क्वेश्चन आते नहीं बनती है, इसी कारण से, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट नहीं हुए, स्टोरी फॉर्मेट में आपने जाना नहीं। चलिए इसके जानते हैं। 1857 की क्रांति के परिणाम क्या है? भारत में कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया तथा भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल जो था, लास्ट कैनिन जो था, उसको चेंज करके क्या कर दिया? वायसराय। वही चीज़ें हैं, चाहिए आप, जिसे आपको अभी देखते हैं कोको कोला, पेप्सी या फिर लिम्का, ब्रांड एक ही है। जब बोतल के अंदर का ढक्कन देखेंगे ना, तो एक ही ब्रांड है, वही है। चीज़ें अलग अलग फ्लेवर में आ गया, अलग अलग नाम से आ गया, सेम चीज़ें हैं, बस कहिए। आगे बढ़ते हैं। भारत सचिव के साथ 15 सदस्यीय आपका भारतीय परिषद की स्थापना की। यहाँ पर 10 सदस्यीय जो दिया गया था ये गलत है, 15 सदस्यीय को किया गया था। भारत सचिव के साथ 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना की गई। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित किए गए पील आयोग, इसको कहते थे पील आयोग, पता नहीं क्यों। पील आयोग की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया गया। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया। विजय और विलय नीति क्या है? हड़प नीति, सिंपल से भाषा में कहें, अगर जिसके बच्चे नहीं हैं, जिसके लड़के नहीं हैं, उसके राज को हड़प लेना, उसको त्याग कर दिया गया था। और राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान कर दी गई। क्या चलो आप गोद लो, बच्चे अपने लो और अपने राज को आगे चलाओ। अगर रानी की लक्ष्मीबाई को गोद लेने की दे दिया जाता तो उनके नाम भी पूछा जाता है, रानी लक्ष्मीबाई के बेटे का नाम बताइएगा। आप लोग से भी मैं पूछता हूँ, क्वेश्चन में अभी पूछ रहा हूँ, बताइएगा कि उन्होंने दत्तक पुत्र के रूप में, दत्तक पुत्र उसको कहते हैं जिसको गोद लिया जाता है, दत्तक पुत्र के रूप में किसको गोद लिया था, किस उसका नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेने की अनुमति प्रदान की कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। मैं आपको एक एक क्वेश्चन बढ़ रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको सॉल्व होते जा रही होगी, शायद आप लोग बताइएगा यस नो में भी। 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह जो है रोटी एवं कमल था, बिल्कुल सही था। इसका संख्यात्मक अर्थ क्या होता है? इसका संख्यात्मक अर्थ हम जानने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजों को भगाने से हमारी सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। अंग्रेजों के भगाने एवं व्यापार पर लगा अत्यधिक कर की दमन की दी जाएगी। देखिए रोटी क्या है? रोटी हमें एक मतलब कि हमें स्वतंत्रता प्रदान करती है। अगर हमारी पेट भरी रहेगी तो हम ज्ञान की बातें करेंगे, तो हम भजन कर पाएंगे। कमल है हमारा, यानी कि खुशियों का प्रतीक होता है, खुशी, जैसे कमल खिल गया घर में, तो यही दे सकते हैं। तो अंग्रेजों को भगाने से हम भारतीयों को रोटी की सुरक्षित होगी, यानी कि एक सुरक्षा होगा कि हम सिक्योर हो चुके हैं कि अब भूखे नहीं मरेंगे, तभी हमारा देश कमल सा खिल उठेगा। तो यही सटीक आंसर है। सटीक, बस लग गया तीर। बाकी पढ़ लेते हैं आप लोग के लिए पढ़ रहा हूँ। अंग्रेजों को भगाने से कृषि पर कर कम कर दी जाएगी, जिससे हमारा किसान का चेहरा खिल सा जाएगा।
चलिए याद रखिएगा, मैंने स्टोरी फॉर्मेट में किस तरह से आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करते हैं। रानी की लक्ष्मीबाई की सहायिका बेजाबाई ने गद्दारी की थी। बिल्कुल ही सही बात है। इनकी ही साथी या कई लोग इसमें दासी बोलता है कि उन्होंने इनके साथ गद्दारी किए थे, जिसके कारण वो पकड़े भी गए और लास्ट में उनको वीरगति प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र, जैसे मैंने आपको पूछा था क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए आ भी गया दत्तक पुत्र, यहाँ पर मैंने पूछा था, आ गया, आपका आंसर मिल गया। दत्तक पुत्र आपका जो है दामोदर राय थे, दामोदर राय, ठीक है, दामोदर राय, ये भी सही है। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार उनका वफादार नौकर जो है रामचंद्र राव देशमुख ने किया था। चलिए ये भी सही है, आपका तीनों सही है, आपका डी ऑप्शन मान लीजिए। इसके अब थोड़ा व्याख्या सुन लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो हुआ था 19 नवंबर 1828 को। 1828 याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा या किसके विरोध अपना किया था, उससे संबंधित रहता। जब भी डेट या इस तरह से कुछ आए तो कोरिलेट कीजिए किससे क्या है। तो उसी समय रानी लक्ष्मीबाई का जन्म भी हुआ था, इससे कोरिलेट कीजिए। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में, बनारस जो अभी है यूपी में। 1842 में, मात्र समझ सकते कितने साल के हैं, 14 साल के में उनका विवाह जहाँ कहाँ पर हुआ? विवाह महाराजा गंधार राव से हुआ था। राव याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है इनसे, गंधार राव से हुआ था। और कुछ साल के बाद, लगभग 9 साल के बाद उनकी पति की मृत्यु हो गई थी गंधार राव के। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने अपनी राजहड़प नीति के तहत रानी झांसी पर कब्जा करना चाहता था। 1853 की ये घटना है, याद रखिएगा। और ये रानी लक्ष्मीबाई ने प्रस्ताव भी रखा था, अगर तुम मेरे झांसी को छोड़ देते हो तो मैं आने वाले भविष्य में जो युद्ध होने वाली है और मैं उसमें नहीं भाग लूँगा। लेकिन ये कमबख्त डलहौजी समझने वाला नहीं था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान 1858 में सर हुरूज के नेतृत्व में रानी झांसी के किले पर विजय करने के लिए सेना भेजी गई। रानी ने आत्मसमर्पण नहीं किया और अंग्रेजी सेना के साथ वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। उनको मौका मिला था कि आप आत्मसमर्पण कर दोगे या सरेंडर बोल दोगे तो उसमें आपके जीवन दान दे दूंगा, लेकिन उन्होंने बोला नहीं बेटा, हम लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक सांसें रहेगी, और वीर गति को प्राप्त हुई। चलिए नेक्स्ट है 18 जून 1858 को 23 वर्ष की उम्र में ग्वालियर, मात्र कितने साल के हैं? तो 23 वर्ष के, सोच सकते हैं ये 58 में उनकी 28 में जन्म हुआ, 58 में 28 और 58 23 नहीं 30 होना चाहिए, ऑलमोस्ट 30 थोड़ा यहाँ पर मिस प्रिंट कर दिया गया है, देख सकते हैं 28 में जन्म हुआ और 58 में, तो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स का आपका 30 ईयर्स, ठीक है, यहाँ सही कर लीजिएगा। तो 30 साल की उम्र में, 30 साल की ऑलमोस्ट उम्र में ग्वालियर के ह्यूरोज की सेना से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुई थी। चलिए कई चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 21 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तात्या टोपे ने अपने सैनिकों के साथ अप्रैल 1859 तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी थी। तात्या टोपे जब ग्वालियर के पास शिवपुरी के जंगल में सो रहे थे तो तभी नरवर के राजा मान सिंह ने उन्हें धोखे से पकड़वा दिया था। तो क्या है? बिल्कुल ये भी बात सही है। और नेक्स्ट है तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी फिर दे दिया गया था। चलिए तीनों बातें इनकी सही है, ठीक है। इसकी व्याख्या को जानते हैं। तात्या टोपे, इनका मूल नाम भी आप लोग से पूछा जाता है, कहाँ के रहने वाले हैं। तो इनका जन्म जो हुआ है, उनका जन्म जो है आपको पता है 1828 में हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का। 28 का आधा कीजिएगा तो कितना होगा? 14, ठीक है। 28 का आधा कीजिएगा 14। हालांकि ये इसमें नहीं पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो तात्या टोपे का जन्म जो है 1814 में महाराष्ट्र के नासिक जिले में थेवला गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम ये याद रखिएगा भाई साहब, ये याद रखिएगा, रामचंद्र पांडुरंग टोपे, रामचंद्र पांडुरंग टोपे। उन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना का बहादुरी पूर्वक सामना किया। तात्या टोपे 1857 के विद्रोह में नाना साहेब एवं रानी झांसी के रानी के साथ अंग्रेजों से लड़ाई किया था, ठीक है, दोनों का सहयोग किया था तात्या टोपे। नेक्स्ट है कहाँ का नाना साहेब कहाँ से, झांसी कहाँ से, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
ग्वालियर पर अंग्रेजों पर कब्जा होने के बाद टाटा टोपे नाना साहब के भतीजे राव साहब के साथ भाग गए। अंततः शिवपुरी के जंगलों में सोते हुए अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उन्हें फांसी दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अन्य देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपके पास समकक्ष बनारस, संबलपुर, रायपुर, मंदसौर और उस कहाँ नेतृत्वकर्ता किसने है किया है। तो बनारस में किया था आपका लियाकत अली के द्वारा। नेक्स्ट है संबलपुर। संबलपुर आपके हैं सुरेंद्र शाह। संबलपुर सौ से सुरेंद्र, शो से संबल पाए संबलपुर। रायपुर आपके हैं, रायपुर में कौन किया था नेतृत्व, आपका नारायण सिंह। मंदसौर आपका फिरोज शाह याद रखिएगा। यहाँ फिर से बता देते हैं आपको कई और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। कानपुर नाना साहब के द्वारा, नाना साहब। सुल्तानपुर आपका शाहजीद हसन। लखनऊ बेगम हजरत महल। ग्वालियर तात्या टोपे और फैजाबाद आपका मौलवी अहमदुल्ला। बरेली खान बहादुर खान। दोबारा से बता देता हूँ आपको याद हो जाए। कानपुर नाना साहब, सुल्तानपुर शाहिद हसन, लखनऊ बेगम हजरत महल, ग्वालियर तात्या टोपे, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, बरेली खान बहादुर खान। चलिए नेक्स्ट है, और भी है आपके समकक्ष। गोरखपुर गजाधर सिंह, गोरखपुर गजाधर सिंह। मथुरा में कौन किया था, मथुरा में आपके हैं देवी सिंह। असम मणिराम देवन। झांसी बताने की जरूरत नहीं है, रानी लक्ष्मीबाई। बैरकपुर मंगल पांडे। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, जगदीशपुर बिहार के आरा से। बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सन 57 विद्रोह का 1857 का विद्रोह का सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। यह कथन किसका था। तो ये कथन बाद में दिया था और ये इन्होंने अपने बुक में भी सज्जित किया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करना है, दे सकते हैं। और किन्होंने क्या क्या बातें कहा है। विनायक दामोदर सावरकर ने बताया 1857 विद्रोह स्व धर्म एवं राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था। विपिन चंद्रपाल 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने के देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। एस एस सेन 1857 के विद्रोह का आरंभिक जो स्वरूप है सैनिक विद्रोह का ही था, किंतु बाद में राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया था। तो ये तीनों बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। और भारत सरकार अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, तो बताते हैं। ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण कर लिया, बिल्कुल। उसके बाद मैंने बताया ब्रिटिश क्राउन, ईस्ट इंडिया कंपनी हटा करके वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था, इसकी संप्रभुता कहते हैं। ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश राज के प्रत्यक्ष शासन के अधीन ही अधिनियमित किया था, बिल्कुल सही है। यह अधिनियम देश में प्रशासन के में बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले निरंकुश सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत से अधिशासित थे। तो कौन सा, ये भी सही है आपका, तीनों सही है, ठीक है, तीनों सही है, ये भी सही, तीनों। चलिए इसकी व्याख्या को जानते हैं। व्याख्या। यह अधिनियम 1857 के सैनिक विद्रोह के कारण लाया गया। इस अधिनियम की मुख्य बातें हैं। भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ताज को दे दिया गया। गवर्नर जनरल अब वायसराय कहलाए। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दोहरी शासन व्यवस्था पर अब समाप्त कर दिया गया। भारत में सचिव पद का निर्माण किया गया। लॉर्ड स्टैनली प्रथम भारत सचिव था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया। भारत में प्रशासन नियंत्रण में परिवर्तन सीमित रहा। प्रशासन के तौर पर तरीकों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। इसमें कोई एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं हनुमान से जिसे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आप पढ़िए, बस सुनिए, उसको सुनते सुनते आपको बहुत याद होगा। नेक्स्ट है, आपको देखिएगा इसमें कौन सा बेमेल है उसको जानना है। बेमेल यानी कौन सा सही मिलान नहीं है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन इम्यूनिटी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इम्यूनिटी आपका किसका है, चार्ल्स वॉल्कर। चार्ल्स वॉल्कर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बाकी देख लेते हैं। रिवेलियंस 1857 पूर्ण चंद्र जोशी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है 10 सिपाही मिलिटेंट्स एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजुमदार, ये बिल्कुल सही है, दोनों सही है। थ्योरी ऑफ द इंडियन
इम्यूनिटी आपका शशि भूषण चौधरी, ये भी सही है आपका। तो आपका एकमात्र गलत ये माना है, यही आपका बेमेल है। इसकी व्याख्या हम जानते हैं। थ्योरी ऑफ द इंडियन इम्यूनिटी आपका शशि भूषण चौधरी है, यही आपका क्वेश्चन था, थ्योरी ऑफ द। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ द इंडियन इम्यूनिटी आपका टी.आर. होम्स है, टी.आर. होम्स, ठीक है। सिपोइस म्यूटिनिटी 1857, अ सोशल स्टडी एंड एनालिसिस किसका है? हर प्रसाद चट्टोपाध्याय के द्वारा है लिखित। चलिए नेक्स्ट है, कई लोग इन लोगों का नाम भी नहीं सुने होंगे, तो यहीं पर आपका याद कर लीजिएगा, समझ लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी मर्जी। मत और कथन किसका है? इतिहासकार जानते हैं। 1857 का विद्रोह सैनिक, इसमें क्या है क्वेश्चन को आपको इसमें मिलान करना है, ठीक है, मिलान करना है। चलिए 1857 का विद्रोह जो आपका है, विद्रोह सैनिक विद्रोह ना होकर के नागरिक विद्रोह था, ये किसका है? जॉन ब्रूस मार्टिन का कहना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1857 का विद्रोह जो है संचेत संयोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह था, ये किसका कथन है? तो डिजरौली का कथन है, डिजरौली। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं धार्मिक युद्ध था, धार्मिक युद्ध था, ये किसने कहा था? तो आपका विलियम हार्वर्ड रसेल ने कहा था। वर्ष 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह मात्र था, ये किसके द्वारा कहा गया कथन है? तो आपका एकमात्र बचा है जेम्स रॉबर्टसन का, इसी को देख सकते हैं, व्याख्या यहाँ पर किया गया। सर डॉक्टर सैयद अतहर अब्बास रिजवी ने कहा है कि 1857 की क्रांति भारत की पवित्र भूमि से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास थे। सर जॉन्स लॉरेंस ने कहा है कि 1857 की घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पाद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइएगा 1857 का विद्रोह भारतीयों के लिए सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रहे। इस विद्रोह के प्रभाव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। कौन कौन सा विचार करने लायक है और कौन सा इसमें सकारात्मक प्रभाव नहीं रहा, ये जानने की कोशिश करेंगे। इसमें आत्मबल में वृद्धि हुआ, बिल्कुल, इससे पहले मैंने आपको बताया था। व्यापक संगठन की प्रेरणा भी मिली थी, बिल्कुल। राजनीतिक जागृति हुई आपका, इसमें हाँ राजनीतिक इसी से फिर बन करके आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ था। उसके बाद राष्ट्रीय भावना में कमी नहीं और भी वृद्धि हो गई थी राष्ट्रीय भावना में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, फोर्थ नंबर, केवल 4, ठीक है। 1857 के निम्न प्रभाव हुए भारतीयों के प्रदर्शन सकारात्मक रहे, इससे भारतीयों में आत्मनिर्भर की वृद्धि हुई, भारतीयों को राजनीति की इच्छा शक्ति कह सकते हैं या जागृति हुई, इससे क्रांतिकारियों को व्यापक संगठन की प्रेरणा मिली और उसके बाद कई संगठन बने, एक तो मात्रा अभी जो तो अभी तक का जिसका नाम है वो कांग्रेस, इससे भारतीयों में एकता की प्रेरणा हुआ। एक इंडियन एसोसिएशन करके 1876 में बना था और उसके अध्यक्ष कौन है बताइएगा? CR दास, चित्तरंजन दास या फिर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का अलग नाम भी नहीं था उसमें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा उनका नाम, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इससे भारतीयों में एकता की प्रेरणा भी मिली, लेकिन इस विद्रोह के कुछ परिणाम भारतीयों की दृष्टि से हानिकारक एवं अंग्रेजों के लिए सकारात्मक रहे हुए। इस प्रकार सत्ता का हस्तांतरण ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकल करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई, ये एक नुकसान हुआ, क्योंकि अब अपनी बातें करने के लिए इंग्लैंड कौन जाएगा? उसमें फ्लाइट भी नहीं हुआ करती थी, ट्रेन भी नहीं हुआ करती थी, ट्रेन भी चलना ही स्टार्ट हुआ था 53 में। इससे अंग्रेजों की सतर्कता में वृद्धि हुई, जो है सतर्क हो गया था अंग्रेज कि अब यहाँ पर नहीं, किस नब्ज को अब नहीं दबाना है ताकि फिर से हिंदू मुस्लिम एक होकर के हमें भगा ना दे तो वो सतर्क हो गया था, कौन सा काम नहीं करना है। अंग्रेजों ने सेना एवं सैन्य सामग्री का अधिकार कर लिया था। जो मेन चीज़ें हैं, सेना और सैन्य जितने भी सामग्री था, बम, तोपे, खाने, ये सारी जगह तोप खाना अपना खुद अपने आप एकाधिकार कर लिया था। भारतीयों के अस्त्र शस्त्र रखने पर रोक लगा दिया था। भारतीय अगर कोई आम जन मानस में कोई राजा रजवाड़े हैं, उसको लग रहा है कि मुझे रखना चाहिए, उस पर भी रोक लगा दिया उसने। देसी राजाओं से मित्रता संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया। पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में वृद्धि हुई। उसके बाद थोड़ा मैं अपने हैंड साइड कर देता हूँ। फिर उन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम एकता को भी तोड़ने की कोशिश किया। पहले हिंदू लोगों को बढ़ाने की उसने बढ़ाया और मुस्लिमों को जानबूझ कर करके उनको शिक्षा में कम रखा
को शिक्षित होने नहीं दिया, सरकारी जॉब नहीं दिया। उसके बाद कुछ सालों के बाद करीब 10-20 सालों के बाद उसके बाद इसको भड़काना शुरू कर दिया, हिंदू को भड़काने लगा। रीज़न ये दिया कि मुस्लिम देखो, हिंदू जो राजा रजवाड़े हैं, ये सारे लोग जो हैं, ये आप लोग, इन लोगों के कारण ही आप लोग को जॉब नहीं मिल रही है, आप लोग को शिक्षा नहीं मिल रही है, आपके साथ सबसे बड़े दुश्मन ये हैं। अभी ये भी जैसे सर सैयद अहमद जैसे लोग भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, पहले ये दोनों एकता की बात करते थे, दोनों हिंदू मुस्लिम भारत के दो आंख के रूप में मानते थे। अब वो भी भटक गए, इनके बातों में आ गए, इनके चापलूसी में, और वो अलग से मांग करने लगे। 1905 में, 1906 में मुस्लिम लीग की घटना घटी, मुस्लिम लीग का गठन हुआ। 1907 में सूरत जो कांग्रेस में जो आप देखे होंगे विभाजन हुआ, कांग्रेस में नरम दल गरम दल में विभाजन हो गया। कई चीज़ें यहाँ से आपका देखने को मिलता है। और फिर इसको यहाँ जाकर के हिंदुओं को भड़काते थे। आप लोग को गरीबी के कारण, आप लोग को जो कंपटीशन के कारण एकमात्र यही है, मुस्लिम है, ये लनपन दिमानंद, तो दोनों को काफ़ी मजा लिया। अब दो बिल्ली जब लड़ेगा तो कोई तीसरा बंदर मौज खाएगा, वही है तीसरा बंदर अंग्रेज जो है यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम को लड़ा करके वो मजे ले रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया। 1857, देखिए स्टोरी बना करके ही हिस्ट्री को समझना जा सकता है, और उसको जब आप समझे रहेंगे तो आपको आसानी से याद करेंगे रहेगा और एग्जामिनेशन में क्लिक करेगी ये सारी चीज़ें। 1857 के विद्रोह हेतु मुख्यतः भारतीय सेना ही उत्तरदायी थी, अतः इसका पूर्णतः पुनर्गठन किया गया। सेना के पुनर्गठन में से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। क्या क्या है उस पर सत्य कथन को जानेंगे। सत्य कथन क्या क्या है उसको जानते हैं। मुंबई प्रेसिडेंसी में यूरोपीय और भारतीयों की सेना का अनुपात 1:3 रखा गया। ठीक है, मुंबई में ठीक था ये, यानी 1 यूरोपियन रहेगा, 3 भारतीय रहेगा। सेना और तोपखानों में ऊंचे पद वाले केवल यूरोपीय ही आरक्षित रहेंगे, ये भी सही है। अगर वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भारतीय को कोई इंडियन को बना देगा तो वो खुद अपने आप में एक तोप है, और दूसरा तोप और मिल जाएगा तो 2 डबल तोप मिलकर क्या करेगा समझ सकते हो। फिर है 1857 के विद्रोह के बाद भारत में यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर दी गई थी, ये भी बात सही है। कंपनियों की यूरोपीय सेना के हटा करके ब्रिटिश सरकार ने अपनी सेना की तैनाती की। अपनी सेना नहीं बल्कि उसी में उलटफेर कर दिया था, तो ये आपका गलत है। तो एकमात्र सही कौन से है, 1, 2, 3। 1, 2, 3 किस में है, तो आपका ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो ये आपका सही है। हाँ, कंपनी की यूरोपीय सेना को हटाया नहीं गया था, बल्कि कंपनी की यूरोपीय सेना ब्रिटिश सेना को हस्तांतरित किया गया, उलटफेर जिसको कहते हैं, कर दिया था। अनुपात जो 1:2 कर दिया गया था, और मद्रास और मुंबई में 1:3। 1:3 यहाँ 3 इसलिए किया गया था, 3 भारतीय है, उसको देख रेख के लिए 1 यूरोपियन था। तो यहाँ पर इसलिए क्योंकि ये आंदोलन जो है 1857 यहाँ पर फैली नहीं थी। साउथ इंडियन मैंने बताया, मुंबई, ये सारे जगह फैली नहीं थी, और इस इलाका में नॉर्थ इंडियन में खास कर लिए, तो यहाँ 1:2 रखा गया था। भारत में यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई। 1857 के पूर्व में भारत में 40,000 यूरोपीय सैनिक थे, लेकिन बढ़ा करके इसको 65,000 कर दिया गया। कहाँ 25,000 और लाया अंग्रेज से। कहाँ से वो कैसे भर के लाया, तो पानी के जहाज़ से लेके आया था, उसमें ये हवाई जहाज़ नहीं थी। तो ठीक है, कुछ समय लगा, उसके बाद ये अपना प्रदर्शन किया। वही भारतीय सैनिकों की संख्या में कटौती कर दी गई। अब ये 25,000 लाया तो 25,000 भारतीय सैनिकों को घटा दिया। दोनों मिलाकर के समझ सकते हैं कितनी संख्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट 1 लाख 1.25 लाख के आसपास संख्या होगी, ज़्यादा ज़्यादा। इसको कुचलने में कितना समय लगता अगर अंग्रेजी पूरे भारतीय जनमानस उसमें तैयार हो जाती तो। चलिए, एनी हाउ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सती प्रथा उन्मूलन से नियम सर्वप्रथम मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। बचपन में हम लोग जब, मैं अपनी एक छोटी स्टोरी बताऊं, जब हम लोग पढ़ते थे भारतीय राष्ट्रीय आपका कांग्रेस, या फिर आपका 1857 की क्रांति, या फिर महात्मा गांधी का आगमन, उग्रवाद, आपका उग्र दल या फिर नरम दल, गुलाम दल, तो उस हम लोग डिस्कशन करते थे स्टूडेंट में, अगर ये घटना आज के समय में होती है या फिर हम लोग उस समय में हुए होते तो मैं किसके रोल में रहता, मैं भगत सिंह के रोल में रहता है, चंद्रशेखर आज़ाद के, या फिर गांधी जी के, या फिर आप सुभाष चंद्र बोस। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप अगर आपको आज़ादी के समय अगर आपको अभी लड़ने का मौका मिलता तो आप किस रोल में होते। अपने आप को कमेंट बॉक्स में अपना विचार प्रकट कीजिएगा, छोटे से बच्चे समझ सके। चलिए, एनी हाउ, नेक्स्ट है इन कथनों पर विचार किया, सत्य को पहचाने। सती प्रथा जो है उन्मूलन जो है नियम पर सर्वप्रथम मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। उसके ईश्वरचंद विद्यासागर ने
50 में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किया। तो इनमें से कौन सा कथन सही है बताइएगा, इनमें से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। जो है सती प्रथा सर्वप्रथम मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू नहीं किया है, बल्कि ये आपका बंगाल में हुआ था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह से संबंधित इनका कोई संबंध है ही नहीं। बताते हैं कि इनका है, आगे बताते हैं। 1829 में ब्रिटिश सरकार ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा के विरुद्ध एक कानून पास करके 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाने पर रोक लगाया। तो सती प्रथा किससे संबंधित है? ट्रिपल आर राजा राम मोहन राय ये है। और सबसे पहले यह नियम जो है बंगाल में लागू किया गया था, और फिर 1830 में ये मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। 29 में बंगाल, फिर 30 में कहाँ लागू किया गया? तो मद्रास और मुंबई में किया गया। याद रखिएगा। विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिलाने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु ओ विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किया था। तो स्थापना किसने किया था? इसमें इनकी योग्यता जरूर थी, लेकिन स्थापना किया था आपका विष्णु शास्त्री पंडित। याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं, आराम से करेंगे। इनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज, अभी ये ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का दूसरा सुधारक आंदोलन था। बिल्कुल ही गलत है, इन्हें सुधारक के रूप में नहीं बताते हैं कि चीज़ें। एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, सभी में ये बिल्कुल सही है। वो सभी धर्मों को एक समान मानते थे, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, वो एक ईश्वर में विश्वास करते थे। वो मूर्ति पूजा में या फिर जितने धर्म कांड है उसमें विश्वास नहीं करते थे। कहीं जाइए, बैठ के ध्यान कीजिए, उसमें अपने आप को देखिए, वहीं पर एक ईश्वर है। इस तरह की इनकी मानसिकता थी। कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। बिल्कुल उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। बिल्कुल ये सही है। तीनों पॉइंट है, 2, 3, 4 आपका सी पॉइंट में आपका सही है। पहला पॉइंट को जानते हैं। राजा राम मोहन राय 1872 से लेकर के 33 तक इनका जीवन काल रहा। प्रायः भारतीय पुनर्जागरण का जनक एवं आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज, जो आधुनिक पाश्चात्य विचारों पर आधारित था, हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। ब्रह्म समाज, ठीक है। यानी 1815 में उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना भी किया था। एकेश्वरवाद के कट्टर समर्थक राजा राम मोहन राय ने स्पष्ट किया कि वे सभी धर्मों की मौलिक समानताओं में विश्वास रखते हैं। चाहे देखें, आज भी आप देखेंगे तो सभी धर्मों में कुछ चीज़ें कॉमन होगी। अहिंसा होगी, हिंसा या फिर झूठ ना बोलना, किसी का व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, चमारी नहीं करना, ये सभी धर्मों में कॉमन होती है। चाहे आप जहाँ भी होते हैं, अलग अलग तरह से, अलग अलग वर्डों में, अलग अलग भाषाओं में बोली जाती है, लेकिन कॉमन यही रहती है। उन्होंने दूसरे धर्मों की उन बातों को ग्रहण किया जिन्हें वे हिंदू धर्म के योग्य समझते थे। और ये सारे बातें कहाँ से ली गई थी? तो सारे उपनिषद आपके से लिए गए थे, वेदों से लिए गए थे सारी चीज़ें। उसमें कुछ कमियाँ हैं, ओबियसली कुछ न कुछ हर एक धर्म में अभी भी कमियाँ हैं। अभी भी हर एक धर्म में कुछ ना कुछ कमियां हैं, उसको संशोधित करके उसको फिल्टर करके आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है। ब्रह्म समाज के योगदानों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो देखते हैं। परमात्मा निर्गुण एवं निराकार है, ये तो मानते हैं बिल्कुल। नहीं को हम जानेंगे ब्रह्म समाज के बारे में, यानी राजा राम मोहन राय के विचारों को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कर्मफल में विश्वास एवं अहिंसा का स्थान प्रमुख है, बिल्कुल है। नए धर्म की स्थापना करना एक मुख्य उद्देश्य है। ये नए धर्म की स्थापना करना नहीं चाहते थे, बल्कि उसी धर्म में सुधार करना चाहते थे। ये आपका गलत जवाब है, ये आपका नहीं है, ये आपका सही जवाब है। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को, देखिए कई जगह ये डेट मिलता है, कलकत्ता में राजा राम मोहन ने किया था। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया। 1817 में कोलकाता में डेविड हैरियर की सहायता से कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इनकी प्रमुख कृतियां हैं तूफतुल, ये आप मुस्लिम वर्ड दिख रहा है क्योंकि उनको ज्ञान था, उनको फारसी, मुस्लिम, आपका उर्दू, ये सारे बहुत सारे लैंग्वेज का ज्ञान था। मुवाहिदीन, ये इसे कन्फ्यूज मत होइएगा कि किसी और का होगा, शायद किसी और का होगा, शायद मैं बोल रहा हूँ। तूल आपका मुहाबदीन, गिफ्ट टू मोनो
थेइस्ट, मोनोथेइस्ट, शायद मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग देखिए। गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट एवं प्रीसेस्ट ऑफ जीसस, देखिए ये आपके प्रीसेस्ट ऑफ जीसस। तो ये सारे धर्मों का, ये मुस्लिम वर्ड से ये सारे किताबें, तो ये सारे किनके हैं, तो इन्हीं का है, इन्हीं का है, राजा राम मोहन राय का। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि प्रदान की थी मरने के बाद, क्योंकि सुभाष चंद्र अलग ही युग के थे। ब्रह्म समाज में प्रथम कूट जो है 1865 में और दूसरे फूट में आपका 1878 में देखने को मिलती है हुई है। ब्रह्म समाज के योगदान के लिए निम्न प्रकार से वर्णित किया गया है। बहुदेववाद एवं मूर्ति पूजन का विरोध है, हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना, बहुपत्नी एवं सती प्रथा का विरोध करना, नैतिकता पर बल एवं कर्मफल पर विश्वास करना। उसमें प्रथा होती थी बहुपत्नी, यानी एक से ज़्यादा पत्नी होना, और गौरव से लोग कहते थे आज मेरी चौथी शादी है हो गई, मेरी 5वीं शादी हो गई, मेरी 6ठी शादी हो गई। साला खाने के लिए खर्चे नहीं और शादी 5 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं। बहुपत्नी एवं सती प्रथा का विरोध, छुआछूत, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव का विरोध, ये सारे रीजन्स थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। धर्म समाज का किसने किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, आदि समाज, आप लोग कमेंट बॉक्स बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पकड़िए ट्रिपल आर को, राजा राम मोहन राय कौन सा है, ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज कौन है, तो आपका सी का फर्स्ट। देखिए अब इलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए, कुछ नहीं पता तो आपको इलिमिनेट कीजिए, तो ये तो आपका होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो बाकी तो वो देखते हैं। उसके बाद आपका धर्म समाज अभी मैंने आपको बताया था, धर्म समाज आपका किसका है, धर्म समाज आपका राजा रमाकांत देव है, धर्म समाज। नेक्स्ट है तो आपका ये भी आपका एलिमेंट हो गया, तो आपका सिर्फ और सिर्फ सी बचता है, ठीक है। बाकी भी देख लेते हैं। आदि ब्रह्म समाज जो है इसी समाज से निकला हुआ, कुछ समय अलग विचार इसमें बना लिया गया था, तो इसको फिल्टराइजेशन करने के लिए तो आपके हैं कौन है, वो बन गए थे आपका सॉरी इसको फिर से बताते हैं आपको, इसमें उलटफेर हो गई। ओके, आपका पहला है आपका धर्म समाज, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। धर्म समाज आपका है धर्म सभा आपका देवेंद्र नाथ टैगोर है। आदि ब्रह्म समाज आपका है राजा रमाकांत देव ब्रह्म समाज आपका राजा राम मोहन राय, और सत्यार्थ प्रकाश आपका दयानंद सरस्वती है, ठीक है, दयानंद सरस्वती। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। धर्म सभा जो है राजा रमाकांत देव ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों पर विरोध करने हेतु धर्म सभा का स्थापना किया था। किसने किया था, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए धर्म सभा आपका राजा राधा राम देव है। नेक्स्ट है आचार्य केशव देव चंद्र और देवेंद्र नाथ टैगोर ने मतभेद होने के कारण, अब क्या है, आचार्य केशव चंद्र और देवेंद्र नाथ टैगोर के बीच में मतभेद हो गया, कुछ ना कुछ विचार की मतभेद होगा, और 1865 में सेन को आचार्य की पदवी से बर्खास्त कर दिया गया था। 1866 में सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज, उसी समाज को ब्रह्म समाज में ही एक्स्ट्रा नाम क्या है, एक भारतीय ऐड कर दिया और उसका खुद को पदभार बना लिया था। तो कौन बना लिया था, एवं देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाने लगा। तो दोनों ब्रह्म समाज से कट गया था, राजा राम मोहन राय चल बसे थे। तो इसके बाद केशव चंद्र और देवेंद्र नाथ टैगोर के बीच में मतभेद हुआ और दोनों ने अलग अलग, तो कि आचार्य जो है केशव चंद्र सेन ने बनाया था भारतीय ब्रह्म समाज, जो कि 66 में बनाया। उसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज, दोनों में कॉमन क्या है, ब्रह्म समाज दोनों का कॉमन है, इन्होंने लगाया भारतीय, इन्होंने लगा आदि आदि आदि। चलो नेक्स्ट है ब्रह्म समाज। अगस्त 1828 में राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज का गठन किया, जिसे बाद में नाम परिवर्तन करके ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद के विचार एवं चिंतन का प्रकाशन उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में हुआ था। तो ये इनके विचार हैं, तो दयानंद सरस्वती का। चलिए आज वीडियो यहीं पर रखते हैं, इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा कंप्लीट करेंगे, जहाँ तक संभव है शॉर्ट रखिए वीडियो को, बट समझने लायक नहीं है, क्योंकि आपकी मेमोरी का भी उतना ही स्पेस है जितना आप ग्रैप्स कर सकते हैं। तो जब भी वीडियो देखते हैं तो पूरा देखने की कोशिश कीजिए और शेयर कर दीजिए,
जितने भी बंधु को भाई बंधुओं की ज़रूरत हो HD से संबंधित, अगर आपको उसको डाउट हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है, या फिर कई ऐसी चीज़ें मैं आपको थोड़ा प्रचार भी कर लेता हूँ। इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके, कमेंट करके आप SCRT NCERT का बुक कई लोग अभी भी परचेज कर रहे हैं। BPSC GRE 3 के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। जो लोग भी लैंग्वेज पेपर हिंदी इंग्लिश का भी है, 40 नंबर आपका रहेगा GK GS से, तो उसमें भी आपका हेल्पफुल रहेगा। पूरा SCRT NCERT का बुक आपको 6 से लेकर के 10 तक आपको SCRT का मिल जाएगा, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपका 6 से लेकर 12 तक आपको मिल जाएगा, आपको NCERT का विद प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आप उसको बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।